जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी बांटो और राज करो की, उसी पॉलिसी को ये गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है वोट को पोलराइज करने के लिए। ये देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है। तो हमें डर है इस बात का कि जो संविधान हमने बनाया था वो शायद बाकी भी ना रहे। दोस्तों और साथियों, ये हमारे लिए खुशी का मौका है कि हमें अपने पत्रकार बंधुओं से बात करने का अवसर मिल रहा है। जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम इस समस्याओं से अलग नहीं रह सकते। देश के जो नागरिक है वो जिस तरह परेशान हैं, उनके हर दिन की समस्याओं में इजाफा ही हो रहा है, तो हम कैसे खामोश रह सकते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से तकरीबन 9 साल पहले देश में एक तब्दीली आई थी और एक पार्टी ने यह वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ जॉब मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, महिलाओं को अधिकार भी होगा और उनको सुरक्षा भी मिलेगी, किसानों के तमाम समस्याओं का समाधान होगा, एमएसपी में भी इजाफा होगा। लेकिन वो सब वादे इलेक्शनी जुमले साबित हुए। आज हमारा देश 8-9 साल बाद जहां खड़ा है वो सब आपके सामने है, आपको बताने की जरूरत नहीं। इस मोदी सरकार ने या बीजेपी हुकूमत ने सबसे बड़ी धक्का और नुकसान किसी चीज़ को पहुंचाया है तो मुल्क के सेकुलर कैरेक्टर को पहुंचाया है। हमारे देश के प्रियम्बल में भी और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप देखेंगे तो देश में सेकुलरिज्म एक महत्वपूर्ण वैल्यू है कि हमने आज़ादी के वक्त ये तय कर दिया था कि ये देश किसी एक धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, किसी एक लैंग्वेज के आधार पर नहीं चलेगा, किसी एक कल्चर के आधार पर नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ जितने अनेक धर्म, अनेक कल्चर, अनेक ज़बानें हैं, सबको बराबर का अवसर हासिल होगा। लेकिन पिछले 8 साल से जो कुछ हमारे देश में हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान देश के सेकुलर कैरेक्टर को पहुंचा है। दूसरी चीज़ जो हम महसूस कर रहे हैं वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जो लेजिस्लेचर है, जहां हमारे फैसले होते हैं, पार्लियामेंट हो या असम्बलीज हो, उसका कितना महत्वपूर्ण है। हम अपने 543 मेंबर पार्लियामेंट को चुनकर भेजते हैं और उनसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हमारे होते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि देश में 1 या 2 लोग ही बैठ के फैसले कर रहे हों और पार्लियामेंट में और असम्बलीज में कोई बहस नहीं हो रही हो, कोई बात नहीं हो रही, कोई डिबेट नहीं हो रहा, आज कोई बिल पेश किया गया और चंद घंटे में वॉइस वोट के साथ में उसको मंजूर कर लिया जाता है ब्रूट मेजॉरिटी की बुनियाद पर। जबकि हमारी परंपरा ये रही है कि ना सिर्फ डिबेट होते थे बल्कि हम पब्लिक डोमेन में भी डालते थे चीज़ों को, पब्लिक से उनके सजेशंस लेते थे, उसके बाद एक एक्सटेंसिव डिबेट होता था पार्लियामेंट में। फिर भी अगर वो इनकंक्लूसिव रहता था तो फिर हम उसे स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी के हवाले करते थे। लेकिन आज कुछ नहीं हो रहा है। सीए का कानून कैसे मंजूर हुआ आप जानते हैं, किसानों के फार्म लॉस, 3 जो फार्म लॉस थे वो कैसे मंजूर हुए वो हम जानते हैं, आर्टिकल 370 किस तरह अब्रोगेट किया गया वो हम जानते हैं। तो जो लोकतंत्र है वो बड़ी इस वक्त में बड़ी परेशानी के हम गुजर रहे हैं कि हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक
पहचान थी पूरी दुनिया में कि हम ये कहते थे बड़े फख्र के साथ में कि हमारा देश दुनिया का दूसरा बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज उस लोकतंत्र के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। लोकतंत्र में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसा कि हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र के 4 पिलर है या 3 पिलर है, जिसमें लेजिस्लेचर है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें जुडिशरी है, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि वो तमाम पिलर्स जो है उनकी कोई महत्व बाकी नहीं रहा है, सब पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिर जिस तरह देश के अंदर नफरत के बुनियाद पर 2 समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी बांटो और राज करो की, उसी पॉलिसी को ये गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है वोट को पोलराइज करने के लिए। ये एक बहुत ही, यानी सिर्फ ये किसी एक समुदाय की बात नहीं है, ये देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमें देश को बचाना है, जिन बुनियादों पर 1947 में हमारे संविधान बनाने वालों ने देश को खड़ा किया था, अगर हमें उससे बुनियादों को वापस लौटाना है, तो हमारा ये ख्याल है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कि जितनी सेकुलर अपोजिशन पार्टियां हैं 2024 के चुनाव से पहले उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है। अगर वो नहीं आती और कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं बनता है तो हमें डर है इस बात का कि जो संविधान हमने बनाया था वो शायद बाकी भी ना रहे, या अगर बाकी भी रह जाए तो लेटर और स्पिरिट के साथ बाकी नहीं रहेगा, उसकी स्पिरिट खत्म हो जाएगी। तो हम तमाम इस आपके माध्यम से तमाम सेकुलर पार्टियों से अपील करते हैं कि वो अपने डिफरेंसेस को बाकी रखते हुए, मैं पॉलिसी डिफरेंसेस हो सकता होंगे, लेकिन इस मामले में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता कि हमको लोकतंत्र को बचाना है, इस मामले में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता कि हमें सेकुलर वैल्यूज़ को बचाना है, इस मामले में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है कि देश के अंदर घृणा और नफरत का माहौल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पहली गुजारिश हमारी आपके माध्यम से तमाम सेकुलर पार्टियों से ये है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आए। ये जो बातें की जा रही है कि माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस हम अलायंस बनाएंगे, ये डेट्रीमेंटल है 2024 के इलेक्शन के लिए। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं सेकुलर पार्टियों को कि अगर 2024 में सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसके बाद उन पार्टियों की स्थिति और उन पार्टियों का भी बाकी रहना मुश्किल है। जो कुछ हम देख रहे हैं, जिस तरह से इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाता है, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ और अन्य प्रांतों में जो कुछ हुआ हमारे सामने, तो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा विषय हमारे सामने 2024 के इलेक्शन का यही है कि तमाम सेकुलर पार्टियों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर डिफरेंसेस दे हैव, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और इस सिलसिले में वेलफेयर पार्टी जो भी भूमिका हो सकती है वो अंजाम देने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात हम इस आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, चाहे वो सत्ता से हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, किसी से भी हो, तो वो जुडिशरी का रुख करता है। लेकिन अगर जुडिशरी पर भी हुकूमत का कंट्रोल हो जाए तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जा सकती है। पिछले दिनों जिस तरह लॉ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो लेटर लिखा है, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि जो कोलिजियम का सिस्टम है हमारे यहाँ कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का कोलिजियम जो है वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट करता है, अब सरकार उसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। अगर जुडिशरी पे सरकार का कंट्रोल हो गया तो फिर हम कोई जुडिशरी से किसी न्याय की, किसी इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते। बड़ा सोच समझकर ये फैसला किया गया था कि सरकार की कोई मुदाखलत नहीं होगी, जुडिशरी ऑटोनॉमस होगी, वो अपने फैसले खुद करेगी, वो अपॉइंटमेंट में भी यही करेगी। ये और बात है कि हमें अभी भी ये शिकायत है जुडिशरी से कि जिस तरह अलग अलग धर्मों के लोगों का, अलग अलग कास्ट के लोगों का जजेस के अंदर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वैसा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर भी जुडिशरी के कोलिजियम है इंडिपेंडेंट फैसले लेता है और जज को अपॉइंट करता है। तो ये जो कोशिश हो रही है कि जुडिशरी पे कंट्रोल करने के लिए कभी वाइस प्रेसिडेंट साहब कोई बात कह देते हैं, कभी लॉ मिनिस्टर कोई बात कह देते हैं, और अब तो बाज़ाब्ता लेटर लिखा है लॉ मिनिस्टर ने, तो हम इसको कंडेम करते हैं
और इसको हम यानी हाईली हम समझते हैं कि ये बहुत ही बड़ा विषय है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बाकी रखना है, तो ये इस हस्तक्षेप को ख़त्म होना चाहिए। तीसरी बात हमें ये कहनी है आपसे कि ये पिछले कई सालों से हमारे देश में माइनॉरिटीज़ के साथ में, दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में जो उन पर जो अत्याचार हो रहा है, उन पर जो हमले हो रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए। कि देखिए, हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से माइनॉरिटीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, माइनॉरिटीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, असेंबली में, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। शायद ये पहला यानी वक्त है कि पूरे देश में 28 राज्यों में कोई चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। ये पहला वक्त है कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर मुसलमान नहीं है पार्लियामेंट। तो ये एक चिंता का विषय है। यही मसला और लोगों के साथ में भी है। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन का इशू है, उससे आगे बढ़कर लाइवलीहुड का इशू है, उससे आगे बढ़कर सिक्योरिटी का इशू है। जिस तरह पे हमारे देश में नफरत के बुनियाद पे हमले हो रहे हैं, आप रोज़ाना सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लिंचिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं, कभी गौ रक्षा के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर जिस तरह छात्राओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग ये सब करते हैं वो आसानी से बाहर आते हैं, घूम रहे हैं, कुछ नहीं होता है, उनको इम्प्यूनिटी हासिल है। तो ये जो इशू है कि आप एक समुदाय पे हमला नहीं कर रहे, देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला कर रहे हैं। देश ने तमाम समुदाय को, तमाम लोगों को बराबर का दर्जा दिया है आगे बढ़ने, तरक्की करने के। लेकिन अगर किसी एक समुदाय के लोगों पर बराबर हमले होते रहें, अभी प्रधानमंत्री ने बड़ा खुशनुमा भाषण दिया कि माइनॉरिटीज़ के साथ में अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उनके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन धर्म संसदों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह चेतावनियाँ दी जाती है, जिस तरह जिनोसाइड की बातें की जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आपकी ज़बान कुछ बोलती है, आपका एक्शन कुछ और होता है। सरकार के लिए क्या ये मुमकिन नहीं है कि जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें उनके खिलाफ एक कार्रवाई कीजिए, सब मामला ठीक हो जाएगा? लेकिन आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जाहिर है कि ये चीज़ जो है ये बड़ी चिंताजनक है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 15 के अंदर सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है, उनके इक्वल राइट्स हैं, उनको बराबर की सुरक्षा मिलनी चाहिए। आखिरी बात मुझे कहनी है कि हमारे देश में एक लंबे अरसे से ये डिमांड हो रही है कि हमारे देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। अभी बिहार सरकार ने शुरू भी कर दिया है। 1931 में हमारे यहाँ कास्ट सेंसस हुआ था, आज़ादी से पहले। उसके बाद से आज तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ। कास्ट सेंसस क्यों होना चाहिए? 2-3 रीज़न है उसके लिए। देखिए, हमारे यहाँ ओबीसी रिजर्वेशन का बेसिस जो है वो कास्ट है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जब हम धर्म के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर और अनेक विषयों के आधार पर सेंसस करते हैं, तो कास्ट की बुनियाद पर सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि देखिए, अगर आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने रिसोर्सेज का, उसके लिए भी ज़रूरी है कि देश को ये मालूम होना चाहिए कि किस कास्ट के कितने लोग देश के अंदर पाए जाते हैं। फिर एक बात मुझे ये कहनी है कि ये जो हमारे सरकार ने EWS का जो रिजर्वेशन किया है 10%, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है अपर कास्ट के अंदर, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि हमारे संविधान ने रिजर्वेशन की बुनियाद सोशल यानी जो इनजस्टिसेस है उसकी बुनियाद पर रखा है कि हमारे देश में जिन लोगों के साथ सामाजिक बुनियादों पर उनको कमतर समझा जाता है, उनको सदियों से दबाया गया है, पीसा गया है, कुचला गया है, उनको एम्पावर करने के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। अब अगर आप रिजर्वेशन की बुनियाद इकोनॉमिक यानी डिग्रेडेशन या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को बनाएंगे तो ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और फिर इसमें जिस तरह अब हो रहा है, खुद राजस्थान के अंदर भी हो रहा है, दूसरे देश में भी उसमें हो रहा है कि हर कास्ट ये कहती है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए। तो एक बड़ी आपने लड़ाई का आगाज़ कर दिया है देश के अंदर 10% रिजर्वेशन के ज़रिए से। ये ज़ाहिर है कि वोट के लिए किया है, तो बहरहाल हम समझते हैं कि इसको विड्रॉ करना चाहिए। जो बुनियाद हमारे यहाँ रिजर्वेशन की है वो बुनियाद जो है वो सोशल इंजस्टिस है, उसके बुनियाद पर ही लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और कास्ट के बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। चंद बातें हमें स्टेट के ताल्लुक से भी आपके सामने रखनी थी कि एक बात तो यही है कि ये जो
विषय समझकर सामने आया है कि साहब बड़े पैमाने पर पेपर लीक का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, तो इसके सिलसिले में बहुत सारी बातें कही जाती है। हम WPI की तरफ से ये डिमांड करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी साफ आना चाहिए। ये अगर आपने इसका सिलसिला शुरू कर दिया गया तो मेरिट की कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी, और जिस तरह के लोग पास करेंगे, जिस तरह के लोग एग्ज़ाम से निकल कर आएंगे, उसके बाद क्या होगा देश के अंदर, ये बात साफ है। तो ये जब भी होता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम समझते हैं कि गहलोत सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह ये कहकर कि हमने चंद लोगों को सस्पेंड कर दिया बात नहीं बनेगी। ये बहुत डीप रूटेड कंस्पिरेसी है, इसको स्पष्ट तौर पे इसकी खोज करके सबके चेहरे सामने आने चाहिए। धन्यवाद।